सुबह सुबह। चलिए बच्चों, अब बारी है रोटेशनल मोशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने की। बड़ा सा एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब, each of the uniform mass density. Does the center of mass of the body necessarily lie inside the body? No. चलो सारे शेप बता दे। सबसे पहला स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके जियोमेट्रिक सेंटर के ऊपर, बिकॉज डेंसिटी कैसा है? यूनिफॉर्म है, राइट। तो स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके जियोमेट्रिक सेंटर के ऊपर। स्फीयर सेंटर ऑफ मास एट द geometric center, at its geometric center. Then the second is the cylinder. So for cylinder, again the center of mass is at the geometric center, right? Third shape is the ring. ring के लिए center of mass कहाँ होगा? Obviously उसके geometric center के ऊपर, and this is outside the body. जरूरी नहीं है कि center of mass inside the body होना चाहिए। ring के लिए आप देखो center of mass कहाँ पर है? outside the body है। and the last shape is given is cube. तो क्यूब के जो डायगनल होंगे, वो डायगनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहां पे आपको मिलेगा सेंटर ऑफ द मास, दैट इज प्रैक्टिकली द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द क्यूब। तो क्यूब डायगनल एक ये एंड से होता है, ये एंड, राइट। देन वन मोर डायगनल इज फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। जहां पे ये डायगनल मिल रहा है, वहां पे क्या होगा? सेंटर ऑफ द मास। दैट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द of the diagonals of the cube, point of intersection of the diagonals of the cube, right? बाकी सबके लिए ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर ही है। तो कौन कौन से शेप है ये? स्फीयर, सिलेंडर एंड रिंग। इन सबका आंसर सेम है, दैट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर। एंड वी कैन राइट दैट सेंटर ऑफ मास नॉट नेसेसरली लाइज इनसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास not necessarily lies inside the body. रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ दिया है आपको? बाहर होता है। अगला सवाल, इन द HCl molecule the separation between the nuclei of the two atoms is about 1.27 angstrom. Find the approximate location of the center of mass. क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द molecule, given that the chlorine atom is about 35.5 times the massive as the hydrogen atom, and nearly all the mass of atom is concentrated at the nucleus. तो आपको दिया HCl, let's say this is the atom of the hydrogen and this is the atom of the chlorine. दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया आपको 1.27 एंगस्ट्रॉम। हमें बताना है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो किसी भी एक पॉइंट को आप ओरिजिन पे ले लो, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है कि एक ही डायमेंशन में दोनों ऑब्जेक्ट है। सो वी कैन राइट पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास XCM इक्वल टू क्या होता है? ये m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। लेट मी कॉल इट 1 एंड इट इज 2। मैं 1 को ओरिजिन पे ले लेता हूँ। लेट्स से इट इज x इक्वल टू 0, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1.27 एंगस्ट्रॉम। अगर ये मैंने 0 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1.27 एंगस्ट्रॉम। मैं इसको भी 0 ले सकता हूँ, तो फिर ये 1.27 एंगस्ट्रॉम हो गया। अपना फाइनल आंसर में अपने को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो m1 इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, लेट्स से इट इज 1 यूनिट। उसका पोजीशन वेक्टर हमने लिया 0। m2 इज द मास ऑफ क्लोरीन, जिसका दिया वैल्यू दिया 35.5 टाइम्स द मास ऑफ द हाइड्रोजन। सो वी कैन राइट 35.5। उसका पोजीशन वेक्टर क्या बन गया? 1.27 डिवाइड बाई टोटल मास हाइड्रोजन का है 1 एंड क्लोरीन का है 35.5। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। कितना आ रहा है ये? इस 35.5 इंटू 1.27 डिवाइड बाई 36.5 कितना हो रहा है टोटल? बताइए टोटल 1.27 के आजू बाजू ही आंसर आएगा। कितना आ रहा है? चेक करो फटाफट, चलो कैलसी निकालो। 1.26 एंगस्ट्रॉम। कहाँ से बच्चों? ये बताना पड़ेगा आपको। आपने x इक्वल टू 0 पे किसको लिया? हाइड्रोजन को। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? 1.26 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम ऑन द लाइन जॉइनिंग द XnCl।
बहुत अच्छे से आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो सेंटर ऑफ मास इज एट 1.26 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम हाइड्रोजन न्यूक्लियस 23 हो गया. चलो हाइड्रोजन न्यूक्लियस ऑन लाइन ज्वाइनिंग HNCl. ये 2 मार्क के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्कूल एग्जाम के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है. एक को 0 पे ले लो, दूसरे का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1.27. देन यूज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास m1x1 plus m2x2 डिवाइड बाय m1 plus m2. चलो अगला सवाल. अ चाइल्ड स्टेज स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग ट्रॉली, सुनिएगा, मूविंग यूनिफॉर्मली विथ अ स्पीड v on a smooth horizontal floor. If a child gets up and runs about the trolley in any manner, what is the speed of the center of mass of the trolley? Child is on the trolley and child is now running on the trolley. पहले बैठा हुआ था वो ट्रॉली पे, अब वो ट्रॉली के ऊपर दौड़ रहा है. तो क्या इससे ट्रॉली के सेंटर ऑफ मास की स्पीड में कुछ चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का मोशन तभी चेंज होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे. नाउ चाइल्ड इज द पार्ट ऑफ अ सिस्टम. सिस्टम में 2 चीजें हैं, ट्रॉली एंड द चाइल्ड. तो चाइल्ड अगर अंदर दौड़ रहा है तो उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला नहीं है, और जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज होता नहीं है. सो वी कैन सिंपली राइट हियर एज चाइल्ड is the part of system, as child is the part of system, no external force act on a system due to child running on a trolley, right? Therefore motion of the center of mass remain unchanged. Motion मतलब velocity of center of mass of the system remain unchanged. It remains unchanged, right? So simple सी बात है यहाँ पे बच्चों, इसमें no external force, तो वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड. वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है. ओके, क्लियर है ये? अगर कोई बाहर से धक्का मारे तो बात अलग है. अगर ये बच्चा ट्रॉली के बाहर कूद जाए तो भी बात अलग है, क्योंकि जैसे ही बच्चा ट्रॉली के बाहर कूद जाएगा तो इस प्रोसेस में सिस्टम का मास कम हो जाएगा, बिकॉज पहले बच्चा खुद ट्रॉली के ऊपर है. अब अगर बच्चा बाहर कूद जाए तो सिस्टम का मास कम हो जाएगा, और जितना मोमेंटम बच्चे के पास होगा उतना ही मोमेंटम ट्रॉली को भी मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में. तो वहां पे आपका आंसर फिर वेलोसिटी चेंज हो जाने वाला है. बट अभी तो बच्चा ट्रॉली के ऊपर ही दौड़ रहा है, ठीक है, तो उससे सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज आने वाला नहीं है. बोलो. हाँ, नहीं, अपने को क्या, अपने को ये नहीं पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अपने को क्या पूछा है, विल देयर बी एनी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. दैट्स द क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, सो दैट रिमेन्स अनचेंज. अगर ये ट्रॉली है और अभी अगर बच्चा यहाँ पर है ट्रॉली पे, तो सेंटर ऑफ मास बच्चे की तरफ रहेगा. जिस तरफ मास ज्यादा उस तरफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा. अब जब बच्चा भागते भागते इधर आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. जब बच्चा एग्जैक्टली बीच में होगा तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में होगा. तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज होने वाला है, बट उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. चलो अगला सवाल देखते हैं क्विकली. अगला सवाल, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कंटेन, यहाँ से क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कंटेन बिटवीन द वेक्टर्स a and b is 1/2 of the magnitude of a cross b. जब भी इसमें बोल्ड लेटर होते हैं मतलब वेक्टर है. तो लेट्स से वी हैव अ ट्रायंगल जिसके 2 साइड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द वेक्टर a एंड वेक्टर b विच इज एंगल थीटा. राइट, ध्यान से देखिएगा. देयर इज अ ट्रायंगल जिसके 2 साइड को हमने रिप्रेजेंट करा है बाय द वेक्टर a and b, एंड द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज थीटा.
हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है बच्चों कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है, इस ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज हाफ टाइम्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। क्या प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज हाफ टाइम द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। देखिए बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो आप मुझे बताओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसका ये हाइपोटेनस है, ये थीटा के अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड क्या होता है, साइन होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता अपोजिट साइन, तो ये पार्ट क्या होगा, ये होगा बी साइन थीटा। Now I know the formula of area of triangle. So what I can write? I can write area of triangle is equal to half into base into height. चलो बेस कौन सा है बच्चों, बेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड हाइट क्या है, बी साइन थीटा। सो बेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड हाइट इज बी साइन थीटा। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ए बी साइन थीटा, व्हाट डू यू मीन बाय ए बी साइन थीटा? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बिकॉज ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। तो जब भी, अभी ऐसी चीजें आपको ना एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि जब भी आपको कोई ट्राइंगल दिया हो, ट्राइंगल के दो साइड दिए हो और आपको ऐसा पूछा हो कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या, तो हमें याद रखना है कि ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ ऑफ द टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होगा एरिया, एरिया होगा हाफ ऑफ द टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको हम बच्चों ऐसा स्टेटमेंट याद रखेंगे, इट इज टू बी रिमेंबर्ड। इसको हमें याद रखना है, इट इज टू बी रिमेंबर्ड, राइट, फॉर्मूला याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। शो दैट ए डॉट बी क्रॉस सी, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए डॉट बी क्रॉस सी is equal in magnitude to the volume of the parallel pipe formed on the three vectors ABC. So if we have the parallel pipe, सुनिएगा ध्यान से, if we have a parallel pipe like this and if the three sides are represented by three vectors, let's say this is the vector A, this is the vector B and this is the vector C. You can see there are three vectors A, B and C. अब अगर मुझे इसका निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है इसका मुझे, वॉल्यूम। So the volume is represented by this vector A dot B cross C. That is what I want to prove. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ what is to be proved. To be proved कि इसका जो वॉल्यूम है V, that is equal to vector A dot vector B cross C. सुन ध्यान से सुनिएगा। चले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। So if I say what is vector B cross C, तो B क्रॉस C का मतलब होता है बच्चों बी सी साइन थीटा। B क्रॉस C क्या होता है, बी सी साइन थीटा। एग्री? व्हाट इज एंगल बिटवीन B एंड C, टेल मी। B वेक्टर ये है, C वेक्टर ये है, क्या एंगल है बिटवीन B एंड C, 90 डिग्री। तो ये थीटा कितना है, 90 डिग्री। एंड बिकॉज वी आर डूइंग द क्रॉस प्रोडक्ट वी हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन आल्सो, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में आंसर आपका वेक्टर आता है तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, और हम डायरेक्शन कैसे बताते हैं, बाय राइट हैंड रूल। टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी, तो बी अंदर की तरफ है, देखो बी कहां पर है बच्चों, अंदर की तरफ। सी कहां पर है, ऊपर की तरफ। दिख रहा है आपको, बी अंदर है सी ऊपर है, देख लो बहुत इजीली, बी अंदर सी ऊपर। तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं, कौन सा डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ए का डायरेक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए कैप। क्या लिखेंगे डायरेक्शन को, ए कैप। पता चला, बी क्रॉस सी जो वेक्टर बनेगा उसका वैल्यू होगा बी इंटू सी साइन 90, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ए का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों इसको ए कैप। क्या लिखेंगे, ए के डायरेक्शन को हम लिखेंगे ए कैप। यदि बात आई समझ में आपको, डायरेक्शन आया आपको समझ में। चलो तो ये हो गया वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू, वापस क्यों लिख रहा हूं मैं ना, इफ आई फाइंड बच्चा ए डॉट बी क्रॉस सी, if I find A dot B cross C, what will I get? Let me check it out. A dot B cross C. चलो that is the vector A. BC का मैग्नीट्यूड क्या है, BC. एंड डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन के कॉस, कॉस। क्या एंगल है बिटवीन A एंड BC, सुनिए ध्यान से। तो B क्रॉस C किसके डायरेक्शन में, A के डायरेक्शन में है, और A खुद भी किसके डायरेक्शन में, A के डायरेक्शन में ही है। तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो आई कैन राइट लाइक दिस,
वेक्टर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, उसका मैग्नीट्यूड है ए, उसका डायरेक्शन है ए डॉट, ए यूनिट कैप, डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी का वैल्यू है बी इंटू सी, और उसका भी डायरेक्शन क्या है, ए कैप है। सही कहा कि नहीं मैंने? अब व्हाट इज ए डॉट ए? ए डॉट ए इज 1, तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली ए इंटू बी इंटू सी। व्हाट इज ए इंटू बी इंटू सी? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट? वॉल्यूम। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब पैरेलल पाइप, मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, जितनी आवाज आ रही है वहां से। इट्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। पैरेलल पाइप मतलब यू कैन से, और कहते हैं क्यूब होता है ना, क्यूब के तीनों साइड सेम होते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब वो होता है जिसके तीनों साइड सेम होते हैं, वी कैन कॉल इट क्यूबॉइड। जिसके साइड्स अलग अलग भी हो सकते हैं, जिसके साइड सेम भी हो सकते हैं। तो अब आगे जाके कभी भी आपको कोई एमसीक्यू में ऐसा मिले कि एक पैरेलल पाइप या क्यूब है जिसके 3 साइड का ये वेक्टर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो अपने को ये एक्सरसाइज क्वेश्चन याद करना है कि जब भी 3 साइड दिया होगा तो वॉल्यूम के लिए हम पहले 2 का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसके साथ तीसरे का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। मैंने इसको कुछ लिखवाया था, याद करो। व्हाट इज दिस कॉल्ड? बॉक्स प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? बॉक्स प्रोडक्ट, जहां पर डिटर्मिनेंट बनाएंगे, पहला वेक्टर है, फिर बी, फिर सी, फिर वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। इसको हमने कहा था बॉक्स प्रोडक्ट। क्या कहा था इसको हमने? बॉक्स प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? समझ आया डेरिवेशन? क्या डाउट? क्यूब ऐसा कोई पैरेलल पाइप ही नहीं है, लेकिन पैरेलल पाइप में अगर तीनों साइड इक्वल हो तो इसको हम क्यूब कहते हैं। ऐसा? हाँ, तो क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड, जहां तीनों साइड कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इसको क्यूबॉइड भी कह सकते हैं, पैरेलल पाइप भी कह सकते हैं। चलो बच्चों ध्यान यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे। ये डेरिवेशन आया समझ में आपको? बी क्रॉस सी में ए का डायरेक्शन क्यों लिखा बच्चों अब मैंने? दिस ए कैप क्यों लिखा? ये डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? इट इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नंबर 6। फाइंड द कंपोनेंट अलोंग द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस of the angular momentum L of the particle whose position vector is r with the components x, y, z and momentum vector p with the component px, py, pz, so that if the particle, Raju, if the particle moves only in xy plane, the angular momentum is only z component. That's what we need to prove. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, सो आपको कहा है कि आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये होता है आर क्रॉस पी। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? आर क्रॉस पी। याद करो, टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी। ठीक है, चलो आर क्रॉस पी क्रॉस कैसे निकालते हैं हम? पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे? आई जे के। चलो, पोजीशन वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई जेड। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। इसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स आई, वाई जे, जेड के। क्रॉस पी के भी 3 कंपोनेंट होंगे, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। ठीक है, चलो तो मोमेंटम के 3 कंपोनेंट लिखेंगे यहाँ पे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब आता है सॉल्व करना है इसको। पहले आई कैप क्या हो जाएगा? पी जेड इंटू वाई माइनस पी वाई इंटू जेड, पी जेड इंटू वाई माइनस पी वाई इंटू जेड। अब आता है माइनस जे, बट मैं अभी प्लस जे लिख रहा हूं, मेरी मर्जी। तो अभी मैंने लिखा प्लस जे। अगर मैं प्लस जे लिख रहा हूं ना, तो पहले ये लाइन आएगी, फिर ये लाइन आएगी। अब माइनस जे में पहले ये लाइन लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना। प्लस जे तो पहले ये लाइन आएगी, मतलब पहले आएगा तुम्हारा पी एक्स इंटू जेड, और फिर क्या आएगा? पी वाई पी जेड इंटू एक्स। तो पहले आएगा पी एक्स इंटू जेड, फिर आएगा माइनस में पी जेड इंटू एक्स। अगर तुमको प्रॉब्लम हो तो तुम क्या करो, सिंपली जैसे करते हैं वैसे ही करो, फिर माइनस साइन कॉमन निकालो तो बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लास 1 के कैप पी वाई इंटू एक्स माइनस पी एक्स इंटू वाई। क्या हो जाएगा ये? पी वाई इंटू एक्स माइनस पी एक्स इंटू वाई। चलो ध्यान से देखो, तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम का आई कैप। आई कैप मतलब एक्स कंपोनेंट। ये जे कैप मतलब एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट।
के कैप मतलब एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। डन। बोला आगे तीनों कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम के, आगे तीनों कंपोनेंट। चलो अब क्या करना है आपको, व्हाट नेक्स्ट टू डू, ध्यान दीजिए। अब ये बोला कि अगर पार्टिकल सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ओके, सो इफ पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, तो दो चीजें जीरो हो जाएगी, एक उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा और दूसरा उसके मोमेंटम का जेड कंपोनेंट जीरो होगा। अगर एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, साहिल यहाँ पे ध्यान देना, क्या कर रहा है गैलेक्सी में, जादू बुला रहा है, तो नो नो नो, पता है कोई क्यों उसका। चलो ध्यान यहाँ पे। सो अगर एक्स वाई प्लेन में मोशन है तो जेड जीरो कर दो, पी जेड जीरो कर दो। चलो ध्यान यहाँ पे, जेड एंड पी जेड जीरो है, पी जेड जीरो ये गया, जेड जीरो ये भी गया, ये गया पूरा, जेड जीरो गया, पी जेड जीरो गया। यहाँ पे ना जेड है ना पी जेड है, मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेगा, विच इज पी वाई इंटू एक्स माइनस पी एक्स इंटू वाई के कैप। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट रहेगा, जेड कंपोनेंट, के कैप। एक्स एंड वाई क्या होगा, जीरो होगा। वैसे भी अपने को पता है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर दोनों को परपेंडिकुलर आता है। तो अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है तो पोजीशन वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में होगा, मोमेंटम वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में होगा, और जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों को परपेंडिकुलर, एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर क्या आता है, जेड आता है। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट ही होगा। अगला सवाल, टू पार्टिकल्स each of mass m and speed v, they travel in opposite direction along the parallel lines, सुनिएगा, separated by a distance d। so ध्यान से पहले क्वेश्चन बनाते हैं, टू पार्टिकल्स each of mass m, each of mass m, both have speed v but they travel in opposite direction along the parallel line separated by distance d। तो ये इस तरफ जा रहा है with the velocity v, ये इस तरफ जा रहा है with the velocity v, और दोनों के लाइन के बीच का डिस्टेंस दिया आपको d जितना। What we need to prove? We need to prove that show that angular momentum vector of the two particle system is same whatever with the point about which the angular momentum is taken। तो आप किसी भी पॉइंट पे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालो वो सेम आएगा। ऐसा क्वेश्चन अपने ने कपल में किया था, if we have two equal and opposite forces not passing from the same line, you find the torque about any point, torque remains same। अब ऐसा यहाँ पे करना है आपको। so let's do one thing, ध्यान यहाँ पे, let's do one thing that we want to find out angular momentum of this system about this point। मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लिया है, it can be any point, तुम ये पॉइंट कहीं भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रखा है इस पॉइंट को, राइट, ओके। so let's say this is the position vector r1 and this is the position vector r2, right? now what I want to find out, I want to find out total angular momentum of the system, so I'm writing here total angular momentum of system about point O, about point O, this can be any point। so angular momentum का formula है r cross p, that is angular momentum of vector 1 plus angular momentum of vector 2 particle 2, let's call it particle 1 and let's call it particle 2। दोनों के एंगुलर मोमेंटम का क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। शाश्वत और आर्यन क्या कर रहे हो, तुम भी जादू बुला रहे हो, चलो उनको नहीं आता, चलिए। सो एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो पहले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है r1 क्रॉस, उसका मोमेंटम होगा m इंटू वेक्टर v। अब अगर बच्चा ये वेक्टर मेरा प्लस v है तो ये अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस v होगा। एक वेक्टर प्लस v है तो ये डायरेक्शन क्या होगा, माइनस v होगा। चलो तो सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r2 और उसका मोमेंटम वेक्टर होगा m इंटू माइनस v। कर दिया इतना आपने। फॉर्मूला क्या है, L इक्वल टू आर क्रॉस पी, P इक्वल टू एम पी। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो चेक करो, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से बताओ। एम वी कॉमन निकल जाएगा, इधर बचेगा r1 माइनस r2 क्रॉस, यहाँ क्या बचेगा, एम बी कॉमन निकल जाएगा, बचेगा बाहर वेक्टर v।
Now tell me what is vector r1 minus r2? बोलो r1 minus r2 क्या वेक्टर होगा? तो ये आपका r1 वेक्टर है, ये आपका r2 वेक्टर है। दोनों का सब्ट्रैक्शन वेक्टर क्या होगा? दोनों का सब्ट्रैक्शन वेक्टर क्या होगा? इट विल बी नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। सो इफ आई राइट द मैग्नीट्यूड L, तो ये हो जाएगा r1 माइनस r2 इंटू एम बी, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा, राइट। एंड दिस वन r1 माइनस r2 का साइन थीटा जो है ना, r1 माइनस r2 साइन थीटा साथ में ले लिया इंटू एम बी। अब थोड़ा इस फिगर पे ध्यान देना सब लोग, मैं अभी ये डिस्टेंस को इरेज करता हूँ so that you can have a clear idea. So r1 माइनस r2 वेक्टर जो है वो मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन वेक्टर इज फाइनल माइनस इनिशियल। दोनों वेक्टर जुड़े होने चाहिए टेल टू टेल, जुड़े हैं टेल टू टेल, परफेक्ट। चलो r1 माइनस r2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, शुरू होगा r2 से खत्म होगा r1 पे, शुरू होगा r2 से खत्म होगा r1 पे। तो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर है तुम्हारा वेक्टर r1 माइनस r2, और उसका हमें क्या चाहिए? साइन थीटा कंपोनेंट चाहिए। थीटा एंगल कहाँ होगा? थीटा एंगल होगा बिटवीन r1 माइनस r2 एंड वेलोसिटी। देखिए r1 माइनस r2 वेक्टर ये है, वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है कितना होगा? एंगल r1 माइनस r2 ऐसे है, v वेक्टर ऐसे, दिस इज गोइंग टू बी द एंगल थीटा। ये वेक्टर है r1 माइनस r2, ये वेक्टर है v, दोनों के बीच का एंगल यहाँ होगा आपका थीटा एंगल होगा। ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम अगर सिंपली लिखे तो ये जो आपका लाइन है ना, ये जो है ये क्या है आपका? r1 माइनस r2 का कौन सा कंपोनेंट है? साइन थीटा। तो सिंपली सी द ट्राइंगल दिखा आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल, कैन यू सी द राइट एंगल ट्राइंगल हियर? ये हाइपोटेनस है एंड कंसीडर दिस इज द अपोजिट साइड, एंड अपोजिट साइड क्या होता है? साइन थीटा। तो ये जो टर्म है ना r1 माइनस r2 का साइन थीटा, ये क्या है? दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज गिवन एज d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। तो ये जो टर्म है ये फिक्स है, क्या है? ये आपका d। नाउ एवरीथिंग इज कांस्टेंट, चेक इट आउट। d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फिक्स है, मास फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, तो आप ये पॉइंट हो कहीं पे भी ले लो, पॉइंट हो कहीं पे भी ले लो, एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा सेम ही आने वाला है। डायरेक्शन क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का? तो दैट इज r1 माइनस r2 क्रॉस v। सुनो, r1 माइनस r2 वेक्टर तुम्हारा इस प्लेन में ऐसे जा रहा है, दिस इज r1 माइनस r2, v इस तरफ है, तो r1 माइनस r2 ऐसे देख लो, v इस तरफ है, कर्ल हो रहा है, कर्ल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? r1 माइनस r2 ऐसे, v इस तरफ है, थंब कहाँ गया? अंदर गया। दैट विल बी ऑलवेज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इसका डायरेक्शन होगा ऑलवेज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। So we can write this angular momentum does not depend on point O. Angular momentum point O पे डिपेंड नहीं, भागा मार दिया देखा, एंगुलर मोमेंटम पॉइंट O पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो 10 में से एक ही बच्चा उसको लिख पाता है, 9 बच्चे तो उसको छोड़ ही देते, करके ही नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस, राइट। इतना मुश्किल नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करो तो आ ही जाएगा। एक पार्टिकल इस तरफ जा रहे हैं, दूसरा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, दोनों वेलोसिटी सेम और स्पीड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक वेलोसिटी प्लस भी तो दूसरा क्या होगा? माइनस भी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है। व्हाट वी नीड टू डू, वी वांट टू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोथ पार्टिकल्स टुगेदर अबाउट एनी पॉइंट, इट शुड रिमेन सेम। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया O, ये हो गया पोजीशन वेक्टर r1, ये हो गया r2, तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा r1 इंटू एम वी, इसका होगा r2 क्रॉस एम वी माइनस r2 क्रॉस m इंटू माइनस वी, दोनों में से आप एम वी कॉमन निकालो, बचेगा r1 माइनस r2। नाउ इफ आई फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, एंड इफ आई सी ये r1 माइनस r2 वेक्टर है, राइट, ये तुम्हारा साइड बनेगा r1 माइनस r2 का साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, और ये चेंज होने वाला नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला नहीं है, विच विल रिमेन सेम d इंटू एम बी। अब ऐसी चीजें भी तुमको एमसीक्यू में आ सकती है,
दो पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके बीच का इतना डिस्टेंस है, सो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? स्टेटमेंट नंबर 1 दे दे आपको एंगुलर मोमेंटम, दूसरा स्टेटमेंट नंबर 2 दे एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द एंगुलर मोमेंटम। तो जो एग्जांपल्स है उसके लाइन स्टेटमेंट इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस में भी पूछे जा सकते हैं, तो वहां पे हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, अगर प्रैक्टिस होगा, प्रॉपर रिवीजन किया होगा तो याद आ जाएगा इस चैप्टर में ये क्वेश्चन इस तरह से दिया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन खुद ही सॉल्यूशन होता है, जैसे कि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, राइट। चलो एक लास्ट चलो ध्यान यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस डे, फॉर द टीचर्स डे, लास्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज, इस तरह से एक स्विंग है, आप देख लो ध्यान से, तुम्हें सिंपली बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वो पॉइंट जहां पे पूरे बार का वेट एक्ट कर रहा होगा। अब अपने को पता है बच्चों, सुनो, कि अगर बार यूनिफॉर्म होगा ना, तो यूनिफॉर्म बार का वेट एग्जैक्टली कहां एक्ट करेगा? उसके सेंटर के ऊपर। बट ये बार यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसलिए आपको ऐसा पूछा है कि बोलो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट के ऊपर होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे उसका वेट एक्ट करता है। तो लेट अस से कि लेफ्ट हैंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो एट अ डिस्टेंस x, सपोज यहां से ये डिस्टेंस है x, तो राइट साइड से क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स, राइट। अब दोनों तरफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या होता है? टेंशन होता है, T1 एंड T2। टेंशन के होंगे दो कंपोनेंट, ये होगा बच्चों T1 का कौन सा कंपोनेंट? 36.9 यहां बनेगा, लेट्स से 37 अप्रोक्सीमेटली, तो ये होगा T1 का cos 37। कैन यू सी द एडजेसेंट? कैन यू सी द एडजेसेंट बच्चा? थीटा यहां पर है, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या बनता है? cos 37। एडजेसेंट क्या बनता है बच्चों? cos 37। और ये क्या होगा? T1 का sin 37। ध्यान से देखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, समझे इतना आप? टेंशन के दो कंपोनेंट, ये cos ये sin। T2 के भी दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये एंगल 53 है तो ये भी होगा 53, तो ये होगा T2 का cos 53 और ये होगा T2 का sin 53। बोलो सही कहा मैंने? बराबर। अब मेरे पास सुनिए ध्यान से, मेरे पास 3 वेरिएबल है, मुझे T1 नहीं पता है, T2 नहीं पता है, और मुझे ये x भी नहीं पता है। क्योंकि 3 वेरिएबल है, वी रिक्वायर मिनिमम 3 क्वेश्चंस टू गेट ऑल द आंसर्स। इफ यू रिक्वायर ऑल द आंसर्स देन, तो पहला इक्वेशन जो मुझे दिख रहा है, आई एम सिंपली गोइंग टू बैलेंस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T1 sin 37, और इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T2 sin 53। रॉड हॉरिजॉन्टली बैलेंस में, ना इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। तो पहला मैं लिखूंगा फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, we can write summation of force in x direction should be equal to 0। तो इस तरफ फोर्स है T1 का sin 37 और इस तरफ फोर्स है T2 का sin 53। अब मैंने आपको बोला था कोई स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना है, sin 37 एंड sin 53। sin 37 इसको याद है, it's 3/5.6 and sin 53 is 4/5.8। रिमेंबर इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू आपको एग्जाम में कभी दिए नहीं होते हैं। sin 53 मैंने आपको आगे भी शायद लिखवाया था ये, कि sin 53 का वैल्यू एंड cos 37 का वैल्यू सेम होता है, दोनों होता है 4/5। वहीं पे sin 37 एंड cos 53 दोनों का वैल्यू सेम होता है, विच इज 3/5। ये आपको याद ही रख लेना है ताकि आपका काम इजी हो जाए। चलो ध्यान यहाँ पे, तो बच्चों T1 व्हाट इज sin 37? sin 37 इज 3/5। T2 व्हाट इज sin 53? 4/5। देखो मुझे यहां से एक इक्वेशन मिला, क्या मिला? मुझे मिला T1 इक्वल टू 4/3 T2। सो आई गॉट T1 इक्वल टू 4/3 T2। बोलो चलो, ये आया सबको समझ में बच्चा? ये पहला स्टेप आया सबको समझ में? पहला स्टेप आया समझ में? पहला स्टेप आया समझ में? क्या बैलेंस किया हमने? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हमने बैलेंस किया। अब दूसरा इक्वेशन देखो, मैं वर्टिकल फोर्सेस लूंगा भी ना तो मुझे T1 T2 का वैल्यू मिल सकता है, बट मुझे T1 T2 का वैल्यू पूछा ही नहीं है।
मुझे तो क्या पूछा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है, मतलब कुछ ऐसा इक्वेशन लेना पड़ेगा जिसके अंदर ये एक्स आए, और एक्स किस इक्वेशन में आता है, टॉर्क के इक्वेशन में, क्योंकि ये रॉड रोटेट नहीं कर रहा है. व्हाट डज इट मीन, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो. So we will take torque about the center of gravity zero. Now what is torque? Force into perpendicular distance. ध्यान से देखना. तो ये जो फोर्स है T1 cos 37, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है कि नहीं है. ये जो फोर्स है T1 sin 37, ये तो खुद पॉइंट में से पास हो रहा है. ये जो फोर्स है उसकी लाइन तो पॉइंट में से पास हो रही है, मतलब इसका टॉर्क क्या होगा, जीरो. सेम एज ये जो फोर्स है उसकी लाइन भी पॉइंट में से पास हो रही है, तो उसका भी टॉर्क क्या होगा, जीरो. इसका टॉर्क क्या होगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस है, 2 माइनस एक्स. तो अब मैं सेकंड इक्वेशन बनाने वाला हूं फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू जीरो. तो बच्चों इसका टॉर्क लगने वाला है T1 cos 37. टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस है उसका, x. सुनिएगा ध्यान से ऐसे क्वेश्चन. दूसरा फोर्स है ये वाला T2 cos 53, और वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 2 माइनस एक्स. ये किस तरफ घुमाएगा रॉड को, क्लॉकवाइज घुमाएगा कि नहीं, और ये किस तरफ घुमाएगा रॉड को, एंटी क्लॉकवाइज. तो दोनों टॉर्क कैसे होने चाहिए, बैलेंस. टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. विल देयर बी एनी टॉर्क ऑफ दिस W? W का कुछ टॉर्क होगा, W का कुछ टॉर्क होगा, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज W खुद भी तो कहां से पास हो रहा है, पॉइंट में से ही पास हो रहा है. तो जो फोर्सेस पॉइंट में से पास होते हैं उनका टॉर्क क्या होता है, जीरो. जो फोर्स पॉइंट में से पास नहीं हो रहे उन्हीं का टॉर्क आपको लेना होता है, विच इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डू यू अंडरस्टैंड दिस, इतनी बात आई समझ में आपको. चलो अब इसको बैलेंस करते हैं. व्हाट इज cos 37? इट्स sin 53, 4/5. व्हाट इज cos 53? इट्स sin 37 which is 3/5 into 2 minus, can I cancel this 5? क्या मैं यहां से रिलेशन यूज कर लू, T1 equal to 4/3 T2. I will put T1 equal to 4/3 T2 into 4x equal to T2 into 3 into 2 minus x. What we have used? We have used equation number 1. बस अब तो आपका आंसर आएगा, T2 T2 कैंसिल, 4 4 जा 16x, 9 3 3 जा 9 हो जाएगा ऊपर, 2 minus x, 16x equal to 18 minus 9x. 16 plus 9 क्या हो जाएगा, 25x equal to 18. So x equal to 18/25. कितना आएगा ये, 18/25 कितना आता है, 0.72. So it is 0.72 मीटर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी. कहां पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, 0.72 मीटर के ऊपर है इस क्वेश्चन के अंदर. एसी चालू है, बंद कर दिया ले बस. बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन है आपको. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया है मैंने, और मेरे मार्क किए हुए क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आते हैं, बाकी एग्जाम में भी आता है, आपको पता ही है. समझ आया क्वेश्चन. अब मुझे अगर ऐसा पूछा हो व्हाट आर T1 T2 इन फॉर्म ऑफ W, तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए. आई विल कंपेयर द वर्टिकल कंपोनेंट्स. वर्टिकली ऊपर क्या फोर्स है और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, एक और इक्वेशन मिलेगा. ये दोनों का प्लस करो, दैट इज इक्वल टू W. एक और इक्वेशन मिला, राइट. ये वाला रिलेशन जाके उस इक्वेशन में डाल देना, आपको T1 T2 भी मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ W. बट इस क्वेश्चन में आपको पूछा नहीं है. बोलो आया समझ में आपको ये क्वेश्चन. चलो फटाफट अपनी पेन उठाओ, लिखना स्टार्ट करो. चलो बच्चा आ जाओ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का अगला सवाल सॉल्व करेंगे. मस्त क्वेश्चन है, सारे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ जाए ऐसे क्वेश्चन सारे. चलो अगला सवाल क्या कह देखो, a car that weighs 1800 kg, XUV होगी. The distance between its front and back axle is 1.8 meter. ठीक है. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. ध्यान तो समझना. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. Okay. तो जब आप गाड़ी को रोड पे रखोगे तो गाड़ी का जो वेट होगा वो रोड पे लगेगा. That's the action force,
राइट एंड उतना ही रिएक्शन फोर्स गाड़ी को कहाँ लगना है, ऊपर की तरफ लगने वाला है। तो आपको यही बोला है कि कार के टायर पे कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है ये बताओ। आपको बोलेगा सर 1800 केजी टोटल वेट है, तो चारों व्हील पे इक्वली डिवाइड कर दो, है कि नहीं? नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में नहीं है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो कहां पर है, तो पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा इसका हमें। लेट्स ड्रॉ द फिगर फॉर दिस। तो एक कार बनाते हैं। छी, ये क्या ऊंट रहा है? तो चलो एक कार बना दी हमने इस तरह से। अब चुप, ध्यान यहाँ पे। डेटा क्या क्या है वो चेक करते हैं बच्चों। लेट्स चेक द डेटा। तो हमें दिया है कार का वेट 1800 केजी, उसके फ्रंट एक्सल और बैक एक्सल के बीच का डिस्टेंस है 1.8 मीटर। फ्रंट एक्सल मतलब ये इसके ऊपर फ्रंट के दोनों व्हील माउंटेड होते हैं, उसे कहते हैं फ्रंट एक्सल। बैक एक्सल मतलब ये जहां पे बैक के दोनों व्हील माउंटेड होते हैं। इन दोनों एक्सल के बीच का डिस्टेंस दिया है आपको 1.8 मीटर, राइट। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहां पे पूरे कार का वेट एक्ट करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया आपको कहां पर, 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। तो ये फ्रंट एक्सल से 1.05 मीटर दूर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेट्स से हियर दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। तो कार का जो वेट है टोटल 1800 केजी, वो इस पॉइंट के ऊपर लग रहा है, विच इज 1800 इंटू जी। जी इज ग्रेविटी, वेट लगता है ना वहां पे 1800 जी। कितना डिस्टेंस है यहां से बच्चों? डिस्टेंस है 1.05 मीटर। हमें बताना है कि दोनों व्हील के ऊपर कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो लेट्स से कि फ्रंट व्हील के ऊपर रिएक्शन फोर्स है आर एफ एंड बैक व्हील पे रिएक्शन फोर्स है आर बी। और यू कैन राइट एन एफ एंड एन बी, नॉर्मल फोर्स ऑन फ्रंट व्हील, नॉर्मल फोर्स ऑन बैक व्हील। अब क्योंकि आगे दो व्हील्स होते हैं, राइट, तो यहाँ पे आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 2 टाइम्स नॉर्मल फोर्स ऑन फ्रंट। ये फ्रंट है, मेरी गाड़ी दोनों तरफ से एक जैसी लगती है, ये बैक है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे दोनों बैक व्हील है, तो दोनों व्हील पे मिला के रिएक्शन फोर्स आएगा 2 टाइम्स नॉर्मल फोर्स ऑन बी। मुझे ये दोनों वैल्यू फाइंड करना है, एनएफ क्या होगा, एनबी क्या होगा। प्रॉब्लम क्लियर? ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल्स है एनएफ एनबी, मुझे चाहिए दो इक्वेशन। एक इक्वेशन में बना लूंगा फोर्स से, कौन सा डायरेक्शन में, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो फोर्स है ही नहीं कुछ भी। तो पहला हम बनाएंगे फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कार इन वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कार इन वर्टिकल डायरेक्शन। चलो, समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी 0। तो वर्टिकली नीचे कौन सा फोर्स है, 1800 जी। तो कार का वेट है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, अपवर्ड फोर्स कितना है, 2nf प्लस 2nb। 2 कॉमन निकाल के नीचे डिवाइड कर देंगे, तो अपने को पहला इक्वेशन क्या मिल रहा है, पहला इक्वेशन मिल रहा है बच्चों nf प्लस nb, दोनों मिला के टोटल होना चाहिए 1800/2 मतलब 900 जी। जी का वैल्यू डाल देते हैं 9.8, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, बोलो बोलो फटाफट, कितना आ रहा है? 9000 से थोड़ा कम आएगा, कितना आ रहा है चेक करो तुम क्विकली। 8000। ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी बात सुनो, दूसरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब फोर्स का तो इक्वेशन बचा नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं, तो फोर्स का इक्वेशन तो अब बचा नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन यूज करेंगे टॉर्क का, बिकॉज द कार इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कार ऐसे ऐसे घूमने वाली नहीं है। तो फिर आइडिया फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ कार, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ कार, नाउ यू कैन टेक टॉर्क अबाउट, चलो कौन सा पॉइंट लेना है, टॉर्क अबाउट, लेट्स डिसाइड द पॉइंट। आप पॉइंट डिसाइड करो। ओ यार ना फटाफट चार्जर लेके आना बाहर से। चलो बच्चों ध्यान, यहाँ पे बैटरी आ गई वापस। तो यू कैन डिसाइड द टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। मैं ले लूंगा टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। कहां पर है पॉइंट ए, लेट मी गिव इट नेम पॉइंट ए। सो आई विल टेक टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। चलो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान यहाँ पे,
तो ये NF तो खुद पॉइंट ए से पास हो रहा है, उसका टॉर्क तो लगेगा नहीं। ये 800G का टॉर्क लगेगा, कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना है 1.05, जो किस तरफ लगना है, क्लॉकवाइज। और ये जो 2NB है उसका टॉर्क कहां लगना है, एंटी क्लॉकवाइज। आपका पॉइंट ये है, तो ये कहां घुमाएगा, क्लॉकवाइज। कितना टॉर्क, 1800 इंटू 1.05। ये टॉर्क किस तरफ घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कितना टॉर्क, 2NB इंटू 1.8। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसका 1800G का टॉर्क आएगा 1800G इंटू 1.05 शुड बी इक्वल टू, ये 2NB का टॉर्क आएगा बच्चों 2NB इंटू 1.8। बोलो आई बात समझ में, टॉर्क कैसे लिया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स तो खुद ही पॉइंट में से जा रहा है, तो इसका टॉर्क तो आएगा नहीं। 1800G का टॉर्क आएगा विच इज 1800G इंटू 1.05 एंड 2NB का टॉर्क आएगा 2NB इंटू 1.8, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों टॉर्क होंगे बैलेंस, ताकि ये कार आपकी बैलेंस में रहेगी। चलो सॉल्व करते हैं इसको। चलो बताओ वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा एनबी का, फटाफट डिवाइड करो, नीचे ये 2 कट करूंगा 900 हो जाएगा। J इज 9.8, ये 1.05, 2 मैंने काट दिया, नीचे बचेगा 1.8। कितना आ रहा है बोले एनबी, जल्दी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट द बैक व्हील 5145 न्यूटन। चलो ये वैल्यू को जाके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। क्या हुआ, शेजल एब्सेंट है। अरे एब्सेंट है श्रेजल, नहीं आई। ये रही, ले जा, क्या करना है उसको, कहा, क्यों, गणपति बाप्पा मोरिया, जाओ। चलो ये एनबी को जाके यहां रख दो बेटा, एनबी को जाके यहां रख दो। एनएफ कितना हो जाएगा 8820 माइनस एनबी, एनबी कितना है 5145। चलो माइनस करो फटाफट, बोलो आंसर कितना आ रहा है, जल्दी 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 जल्दी। तो यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट करते हैं सर का वीडियो 1.5x पे देखो, ऐसा बोलते हैं यूट्यूब वाले। 3675 न्यूटन आ गया दोनों बच्चा आंसर। ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन बैकव्हील, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बैकव्हील, और ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन फ्रंट व्हील। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन फ्रंट व्हील। चलो डन डन डन, आगे बढ़ते हैं। टॉर्क्स, सुनिए ध्यान से, थियरी जैसा क्वेश्चन दिख रहा है। टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू अ होलो सिलेंडर एंड अ स्फीयर। हमने इक्वल टॉर्क दिया है, दो अलग अलग शेप है, एक है होलो सिलेंडर और दूसरा है स्फीयर, ठीक है। बोथ हैविंग द सेम मास एंड रेडियस, दोनों का मास एंड रेडियस सेम है। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक सिलेंडर है जो होलो है इस तरह से, एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, जो उसका स्टैंडर्ड एक्सिस होता है। एंड वी हैव अ स्फीयर राइट विच हैज द सेम मास एंड सेम रेडियस। तो जितना मास इसका है उतना ही मास स्फीयर का है, जितना रेडियस सिलेंडर का है उतना ही रेडियस स्फीयर का है। स्फीयर भी घूम रहा है अपने एक्सिस के ऊपर, दोनों का टॉर्क कैसा दिया है, सेम दिया है। सवाल ये है विच ऑफ द टू विल अक्वायर अ ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर अ गिवन टाइम। अगर हम दोनों को सेम टॉर्क देते जाएंगे, टॉर्क मतलब अगर हम इस तरफ दोनों को फोर्स देते जाए घुमाने के लिए, समझो स्फीयर है और हम ऐसे फोर्स देते जा रहे हैं स्फीयर को, ऐसे फोर्स देंगे मतलब ये स्फीयर घूमेगा, मतलब वी आर गिविंग अ टॉर्क, और वही सेम टॉर्क हम सिलेंडर को भी दे रहे हैं। तो सवाल यह है कौन ज्यादा एंगुलर स्पीड अक्वायर करेगा आफ्टर अ गिवन टाइम। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, सो वी कैन राइट दैट वी आर अप्लाइंग द कांस्टेंट टॉर्क, सो वी कैन राइट गई, सो वी कैन राइट फॉर अ कांस्टेंट टॉर्क। चलो टॉर्क टी क्या होता है, टॉर्क होता है आई अल्फा, है नहीं फॉर्मूला, एफ इक्वल टू एम ए, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, सो वी कैन राइट अल्फा इक्वल टू टॉर्क डिवाइड बाय आई। अब मुझे दोनों शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो अपने को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, होलो सिलेंडर है, सिलेंडर को काटते जाएंगे तो रिंग बनता जाएगा, रिंग 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 रिंग, तो एक रिंग का क्या होगा एम आर स्क्वायर। और वहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, क्या होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर।
अब मुझे बताइए किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, वन ज्यादा होता है कि 2/5 ज्यादा होता है? ये खाली mr² है, ये 2/5, 2/5 मतलब 0.4 mr²। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है कि नहीं? अब यहाँ पे आप देखो एंगुलर स्पीड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्स है, तो जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका एंगुलर स्पीड कम। I can simply see here that moment of inertia of cylinder is more than moment of inertia of sphere. तो मैं यहां पे सिंपली लिख सकता हूं कि as alpha is inversely proportional to moment of inertia, तो एक ही जैसा हो गया, alpha is inversely proportional to the moment of inertia and moment of inertia of cylinder is more than moment of inertia of sphere. Hence we can write alpha of the cylinder, क्योंकि इनवर्स है, alpha of cylinder is less than alpha of the sphere. तो क्योंकि स्फीयर का अल्फा ज्यादा है तो उसका एंगुलर स्पीड भी ज्यादा होगा, बिकॉज एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होगा, अल्फा इंटू टी। नाउ वी नो दैट फॉर एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो जिसका अल्फा ज्यादा है स्फीयर का, तो किसका एंगुलर स्पीड ज्यादा होगा, स्फीयर का। मतलब किसको घुमाना आसान है, स्फीयर को घुमाना आसान है कंपेयर टू द सिलेंडर। सो वी कैन राइट हियर दैट angular speed acquired by sphere is greater than the angular speed acquired by sphere is greater than the cylinder. बोला ये बात समझ में आपको? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन ये? ठीक है, अगला सवाल देखते चलिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल ये है अ सॉलिड सिलेंडर, सो वी हैव अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ मास 20 kg रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, खाली रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा दिया है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी दे दिया है 0.25 मीटर। हमें पूछा गया व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस। दो चीजें पूछा आपको। सबसे पहले फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हमें दिया हुआ है शेप में सिलेंडर, कौन सा है ये, सॉलिड। डेटा लिखते हैं, मास दिया है इसका 20 kg, रेडियस दिया है इसका 0.25 मीटर, एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया है 100 रेडियन पर सेकंड। चलो पहला फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। बोलो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। खाली रोटेशन कर रहा है, आगे पीछे नहीं जा रहा है, खाली रोटेशन कर रहा है। चलो आई का वैल्यू सॉलिड सिलेंडर के लिए आई क्या होता है 1/2 mr², क्योंकि सॉलिड सिलेंडर को काटेंगे तो बहुत सारी क्या निकलेगी, डिस्क निकलेगी, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ mr²। ओमेगा आपको क्वेश्चन में दे दिया, लेट्स पुट द डेटा। तो हाफ इंटू हाफ हो जाएगा 1/4, मास इज 20, रेडियस गिवन इज 0.25, उसका करना है स्क्वायर, ओमेगा 100, 100 का करना है स्क्वायर। चलो आंसर क्या होगा चेक करो। कैन आई राइट दिस 25 इंटू 10 पावर -2, 25 इंटू 10 पावर -2, 10 पावर -2 का स्क्वायर होगा 10 पावर -4, और ये 10 पावर +4 कैंसिल हो जाएगा। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, तो ये हो जाएगा मेरे पास 20/4 इज 5 इंटू ये हो जाएगा 625, बाकी 10 पावर उठ जाएगा। बोले कितना हो जाएगा ये 625 इंटू 4 3125। सो काइनेटिक एनर्जी इज 3125 जूल। बेटा और क्या पूछा, और हमें पूछा है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। क्या फॉर्मूला यूज करो, बोले एंगुलर मोमेंटम के लिए L इक्वल टू I इंटू ओमेगा, P इक्वल टू mv, तो L इक्वल टू I ओमेगा। सो वी कैन राइट हियर एंगुलर स्पीड, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा बच्चों L इक्वल टू I इंटू ओमेगा। चलो I कितना होगा इसका हाफ mr², और ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है 100, फटाफट वैल्यू रखो। मास दिया है 20, आर है 0.25 का स्क्वायर इंटू 100। चलो ये हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 625 इंटू 10 पावर -4 इंटू 100। चलो सुनिए, ये 10 पावर 3 एंड ये -4, 10 पावर -1 बचेगा,
625 इंटू 10⁻⁻4 62.5 क्या होगा यूनिट? यूनिट क्या होगा एल का? जूल इंटू सेकंड। हाँ एंगुलर मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम थोड़ी है। इट्स जूल इंटू सेकंड। कहां से लिखा बोले ये रिलेशन? यू नो टॉर्क इक्वल टू डीएल बाई डी टी। तो डीएल कितना हो जाएगा? टॉर्क इंटू डी टी। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो मैंने यहां से यूनिट बना दिया, जूल इंटू सेकंड। या फिर आप यहां से भी लिख सकते थे, एम इज मास, मास इज केजी, ये मीटर स्क्वायर, एंड ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड। तो आप ये यूनिट भी यहां पे लिख सकते थे, केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकंड। ऐसे भी आप लिख सकते थे यूनिट। मोर कन्वीनियंटली वी राइट जूल इंटू सेकंड। चलो अगला सवाल, ध्यान यहाँ पे हाँ सबका। चलो मस्त क्वेश्चन है ये, पढ़ो पढ़ो सब लोग, क्वेश्चन पढ़ो। A child stands at the center of the turntable. Child stands at the center of the turntable with his two arms outstretched. एक टर्नटेबल है, उसके सेंटर के ऊपर एक लड़का है, इसके हाथ अभी ऐसे खुले हुए हैं, ठीक है, ऐसे एसआर के जैसे। अब क्या हुआ वो देखो, टेबल की अभी स्पीड है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। बच्चों ध्यान यहाँ पे, अभी टेबल का जो घूमने का स्पीड है ये दिया है आपको 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सुनिएगा ध्यान से, अब क्या हो रहा है सुनिए सुनिए सुनिए। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ चाइल्ड if he fold his hand back and thereby reducing its moment of inertia to 2/5 times the initial value? क्या हुआ? अगर इसने हाथों को अंदर ले लिया तो मास जो है वो एक्सिस के पास आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी। कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली बचा आपका 2/5 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। अस्यूम द टर्न टेबल रोटेट विदाउट फ्रिक्शन। तो अगर यहां पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, अब जैसे ही इसने हैंड फोल्ड किया, चलो जैसे ही इसने हैंड फोल्ड किया, राइट, तो ऐसा करने से लेट अस से कि जो एंगुलर स्पीड है टेबल का ये हो चुका है ओमेगा डैश, और नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो चुका है? 2/5 टाइम्स। कितना हो चुका है बच्चों? नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चुका है 2/5 टाइम्स। एग्री? सवाल ये है कि कितना नया स्पीड हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे? बोलो कॉन्सेप्ट। इज देयर एनी एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग? ये प्रोसेस में क्या बाहर से कोई टॉर्क लग रहा है? अगर बाहर से टॉर्क नहीं लगता है तो क्या कांस्टेंट होता है? कौन सा मोमेंटम? क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? आई ओमेगा। तो जितना यहाँ पे आई इंटू ओमेगा होगा उतना ही यहाँ पे आई डैश इंटू ओमेगा डैश होना चाहिए। सो वी राइट हियर एज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, एज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, total angular momentum, total angular momentum of system is constant. चलो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई इंटू ओमेगा। सो आई कैन राइट जितना पहले आई इंटू ओमेगा होगा उतना ही बाद में आई डैश इंटू ओमेगा डैश होना चाहिए। तो आई की जगह रखो आई, पहले ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है? 40। अब नया आई कितना हो चुका है? 2/5 आई। ओमेगा डैश फाइंड करेंगे, सॉल्व करो। चलो 5 ऊपर आएगा, 2 नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। तो नया जो आपका एंगुलर स्पीड है ओमेगा डैश ये हो जाएगा बच्चों 100 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड नहीं है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट है। तो ये हो जाएगा 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। और भी कुछ पूछा है इसके अंदर? now it become 100 revolution per minute। अब क्या बोला है देखो आगे, शो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी,
styles new kinetic energy of rotation is more than the kinetic energy of initial rotation. मतलब इधर काइनेटिक एनर्जी कम है और हाथों को अंदर फोल्ड करते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ये आपको बताना है। और ये भी बताना है कि हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट। तो पहले फाइंड करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एक और स्लाइड है इसमें, है ना। चलो सेकंड पार्ट में यहां पे सॉल्व करते हैं। चलो बच्चा पहले फाइंड करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन हो रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पहले आई का वैल्यू आई है और ओमेगा कितना था 40 था। कीप इट लाइक दिस, कितना हो जाएगा ये 1600 बाई 2 800 आई। In any unit, you can write unit like this, or you can write joule. That's your choice. So what will be the final kinetic energy? बच्चों ध्यान यहाँ पे सबका। Final kinetic energy equal to half into I dash omega dash का square, सही है। चलो नया I dash कितना हो गया था 2/5i एंड ओमेगा डैश अपने ने कितना निकाला 100, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर 2 कट 100 स्क्वायर कितना होता है 10,000, 10,000 बाई 5 कितना होता है 2,500, 2,000, फिर 2,000 आई। क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्यों बढ़ा, कहां से आई है काइनेटिक एनर्जी, बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ गया। तो होगा क्या, बच्चा हाथों को अंदर लाने के लिए जो वर्क करेगा अपने आप थोड़ी हाथ अंदर आएंगे, खुद तो उसको खुद को अपने बॉडी का एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ेगा ना। हाथों को अंदर लाने के लिए खुद का एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ेगा और वही एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा जो एडिशनल हुआ है वो वही एनर्जी है। तो हाथों को अंदर लाने में कितना एनर्जी लगा वो देखो, 800 से कितना हो गया 2000 हो गया, मतलब जो 1200 का डिफरेंस आया ना, वो 1200 का जो डिफरेंस आया ना वो कौन सा एनर्जी है जो हाथों को फोल्ड करने में बच्चे ने अपने बॉडी का एनर्जी यूज किया है वो। सो वी कैन राइट हियर the energy used here, the energy used by child to fold his hand appear as increase in rotational kinetic energy, rotational kinetic energy। डन, क्लियर एवरीवन, परफेक्ट। चलो यहां तक हम लिखेंगे, उसके बाद एक मिनट और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है ये। क्या कहा है देखो, आज के एग्जाम में था वैसा क्वेश्चन, रोप वाला क्वेश्चन। A rope of negligible mass is wound round a hollow cylinder. So we have hollow cylinder like this, इसके ऊपर रस्सी बांधी है ऐसे, राइट। सिलेंडर का मास है 3 kg और सिलेंडर का रेडियस है 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.4 मीटर। करना क्या है वो देखो, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। हमने कितना फोर्स दिया यहाँ पे F इक्वल टू 30 न्यूटन। हमें बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना आएगा, साथ में ये भी बताना है व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। अज्यूम दैट देयर इज नो स्लिपिंग, रोड स्लिप नहीं हो रहा है, जो रोप है वो स्लिप नहीं हो रहा है, परफेक्टली वो घुमा रहा है। तो साइड से देखेंगे देन इट अपीयर्स लाइक दिस, सही कहा, बोलो कितना डिस्टेंस होगा ये रेडियस जितना। इसको खींचने पे क्या लगना है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये टॉर्क का दूसरा कौन सा फॉर्मूला है आई अल्फा। कंपेयर कर ले दोनों को, सेम क्वेश्चन था एग्जांपल में, तो वी कैन सिंपली राइट हियर द टॉर्क is equal to force into distance, that is equal to I into alpha। सिलेंडर कौन सा है, होलो है, ओके। कौन सा सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है। हाँ ये बहुत ध्यान से ध्यान रहे, ये शेप में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत हो जाएगा। होलो सिलेंडर काटने पे क्या निकलते हैं, रिंग्स। रिंग्स का क्या होता है mr स्क्वायर। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स है बच्चों कितना फोर्स है 30, डिस्टेंस मतलब रेडियस, कितना रेडियस है 0.4। रिंग के लिए आई क्या होता है mr स्क्वायर इंटू अल्फा, अपने को फाइंड करना ही हो जाएगा 12 इंटू मास कितना है, मास है 3, रेडियस है 0.4 का स्क्वायर। कितना आंसर आएगा बताओ फटाफट, टकाटक सटासट, कितना आंसर है
0.4/0.4/25 कितना आंसर है चेक करो ना 25 वाह भाई वाह शाबाश सो आंसर इज 25 रेडियन पर सेकेंड चलो बच्चों अब ऐसा भी पूछा है अश्वत क्या यार चलो ध्यान यहाँ पे बेटा अटेंशन एवरीवन अब ऐसा भी बोला है कि व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप मिल जाएगा डोंट वरी कैसे मिलेगा तो वी हैव v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर v को डिफरेंशिएट करो a आ जाएगा ओमेगा को डिफरेंशिएट करो अल्फा आ जाएगा तो क्या रिलेशन हो गया a इक्वल टू अल्फा इंटू आर v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर डिफरेंशिएट करो तो v का डिफरेंशिएट हो जाएगा a लीनियर एक्सेलरेशन ओमेगा का हो जाएगा अल्फा तो कौन सा इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर डिफरेंशिएट करेंगे तो v का हो जाएगा a ओमेगा का हो जाएगा अल्फा इंटू आर कितना अल्फा आया 25 और r मतलब रेडियस कितना है रेडियस 0.4 जवाब आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट्स द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर ओह अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या सवाल है देखो टू मेंटेन अ रोटर रोटर है क्या मोटर है रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड चलो पहला हिंट क्या दिया एंगुलर स्पीड क्या होता है एंगुलर स्पीड ओमेगा ओमेगा कितना है ओमेगा तो घर चली गई 200 रेडियन पर सेकंड चलो इतना स्पीड अपने को मेंटेन करना है रोटर को घुमाना है अपने आप तो घूमेगा नहीं पावर देना पड़ेगा इसको अगर आप छोड़ दोगे तो फिर ये तो धीरे धीरे रुक जाएगा अपने को घुमाते रहना है इतने स्पीड पे तो इसके लिए हम कितना पावर दे रहे हैं वो देखो ओके द इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टॉर्क 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 कितना दे रहा है 180 न्यूटन इनटू मीटर और व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड वाह भाई वाह बताओ फॉर्मूला पावर क्या होता है बोलो 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 पावर क्या होता है टी इंटू ओमेगा लीनियर में क्या फॉर्मूला था एफ इंटू वी एफ की जगह टी वी की जगह ओमेगा कितना टार्क है 200 ओमेगा क्या है 180 कितना आंसर 36,000 पावर का यूनिट वॉट 36 किलो वॉट भाई सुनो 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 गांव वालों क्या कर रहे हो वो तो पहले ना यार उसका पैर दे तो फिर कैसे बयान चटेगा चलो ध्यान यहाँ पे इसमें एक हिंट है कि 100% पावर रोटर को मिल रहा है स्टेटमेंट पढ़ो 100% एफिशिएंसी एक्चुअल में कभी एफिशिएंसी 100% होती नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ पावर तो फ्रिक्शन में भी लॉस हो जाता है हीट में लॉस हो जाता है तो अगर मान लो यहां पे ऐसा बोला है कि एफिशिएंसी इज 80% तो आंसर कैसे वेरी होगा आई विल सिंपली राइट दैट एफिशिएंसी क्या होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर ये एग्जांपल में ऐसा आउटपुट पावर कितना चाहिए वो अपने को पता है अपने को रोटर घुमाना है उसके लिए आउटपुट पावर चाहिए 36 किलोवाट समझे कि नहीं तो एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट आउटपुट अपने को रोटर घुमाना है वहां पे अपने को पावर कंपलसरी 36 किलोवाट चाहिए ही चाहिए डिवाइड बाय पावर इनपुट सॉल्व करके इनपुट पावर निकाल लो बट अभी तो एफिशिएंसी आपको 100% दिया है तो जितना आउटपुट पावर है वो पूरा का पूरा इनपुट में कन्वर्ट हो रहा है इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें आगे कुछ सॉल्व करना नहीं है अगला सवाल कराया हुआ क्वेश्चन तुम्हारे सर ने तुमको किसी जमाने में एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है उसमें से एक सर्कुलर होल है जिसका रेडियस r/2 है उसको कट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल इज एट r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी पूरा डिस्क है जिसका रेडियस है r जिसका मास है m उसमें से एक कैविटी कट करना है मुझे कैसे पता चला कैविटी इधर ही है तो मुझे दिया हुआ है कि कैविटी जो है उसका होल का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है r/2 तो ये होगा 0 ये होगा r/2 इतनी कैविटी कट करनी है तो बाकी बचा हुआ जो शेप है आपका ये वाला शेप
उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है बताना है तुमको। किसको याद है बोलो, याद है ना, आज पढ़ के आए होंगे तो आना चाहिए था ये। क्या फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का, M1R1 माइनस M2R2, बिकॉज तुम कट कर रहे हो, डिवाइड बाय M1 माइनस M2। चलो मुझे बताओ, जो तुमने डिस्क कट करी उसका मास क्या होता है। हाँ 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। जो आपने डिस्क कट करी उसका मास क्या होता है, M/4। क्यों, बिकॉज डिस्क कैसा फिगर है, प्लेन, और प्लेन फिगर में मास किस पर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर। और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो अगर इसका रेडियस r/2 है, कितना है बच्चे इसका रेडियस r/2, तो इसका एरिया क्या होगा, a/4। एरिया क्या होता है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। अगर रेडियस आधा है तो आधे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। तो टोटल एरिया के कंपेयर में इसका एरिया क्या है, a/4। तो उसका मास भी क्या होगा, a/4। अब तुम तीनों मेरे रडार में हो, कुलदीप, ऋषभ एंड रैनिश। ऐसा यहां से ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा ना, तीनों भस्म हो जाओगे एक साथ में। ठीक है, ऋषभ तू तो बेटा शांत है ना, तू तो शांति है, आजू बाजू को संभाल थोड़ा। चल थोड़े अलग बैठ जाओ जो तीनों। ओ भाई, ग्रेविटेशन कांस्टेंट बहुत छोटा वैल्यू है, 6.67 इंटू 10⁻−11 नहीं होता है ग्रेविटेशन। अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। हाँ बस बैग रखो बीच में। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों मास ऑफ कैविटी, मास ऑफ द होल, दैट इज इक्वल टू, आपको ऐसे लिखना है, एरिया ऑफ होल डिवाइड बाय एरिया ऑफ द टोटल डिस्क इनटू मास ऑफ द टोटल डिस्क। चलो एरिया ऑफ होल हो जाएगा पाई r/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई r² इंटू डिस्क का मास है m। पता चला क्या जादू किया, इसका इसका मास क्या होगा, दैट इज इसका एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया इनटू टोटल मास। अब ऐसा भी कह सकते हो कि पूरा एरिया अगर पाई r² है तो पूरा मास है m। तो अगर मास इसका पाई r/2 होल स्क्वायर है तो मास कितना होगा। या फिर आप ऐसे याद रखो कि मास ऑफ द होल इज एरिया ऑफ होल डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ डिस्क इनटू टोटल मास। चलो होल का एरिया होगा पाई इंटू r/2 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा बड़े प्यार से m/4। Now let's find the center of mass of the remaining disk. Center of mass of remaining disk. चलो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, M1R1 माइनस M2 R2 डिवाइड बाय M1 माइनस M2, बिकॉज हमने कट किया हुआ है। ला फोन दे, लाना कैलसी है दे। ठीक है अब मांगना मत मेरे पास है कैलसी, कभी मत मांगना, ठीक है। कॉलेज में आ जाएगा ना इंजीनियरिंग में तब मांगना। ऐसा तो मैंने इंजीनियरिंग में भी यूज नहीं करा, इतना खतरनाक कैलसी है तो। बराबर जीत। नहीं नहीं अभी इंजीनियरिंग में आएगा ना तब लेना, वैसे तब तक अपने को काम नहीं है वैसे भी इसका, ठीक है, भले टूट जाए। नहीं नहीं मांगना मतलब। चलो बोलो M1 मतलब पूरे डिस्क का मास, लेट्स कॉल इट 1, लेट्स कॉल इट 2। ध्यान यहाँ पे, पूरे डिस्क का मास क्या होगा M। बोलो पूरे डिस्क का सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे, 0 0। बोलो अब मैं जो मास कट किया वो कितना है, M/4, और उसका सेंटर यहां पर है एक्स एक्सिस के ऊपर, कितना है r/2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है ना सेंटर उसका। अरे आई वो यार 1 मिनट, हम लोग तो जो केक मट है, मर से बजाने केक, इनका टाइम हो गया जाने का इसलिए। डिवाइड बाई M1 माइनस M2। चलो सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे हमने बच्चा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगले पेपर में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा डेफिनेटली। इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, इसका वैल्यू है r/2 0, राइट। अगले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरी तरफ से। चलो सॉल्व कर लो इसको अभी, ये तो गया पूरा, ये नीचे बचेगा 3m/4, राइट। So if I simplify this, what will I get? I'll get this is equal to minus
m/4 इंटू r/2 0, नीचे बचेगा 3m/4, 4 कट, mm कट, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6. द आंसर इज माइनस r/6 0. दैट्स द न्यू पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. अभी तो मेरा बड़प्पन है, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी कोई और होता तो ऐसा ही बोलता. एग्जाम्पल में कराया होगा, थियरी में देख लेना वहां से जाके. सेम क्वेश्चन अब मैंने एग्जाम थियरी में करा था, और मैंने तुमको ये भी बोला था कि अगर यही क्वेश्चन स्फीयर का है तो कैसे सॉल्व करना है. तो स्फीयर में सिंपली क्या करना है, एरिया की जगह हो जाएगा वॉल्यूम. स्फीयर कैसा फिगर है, 3 डायमेंशन. तो स्फीयर में एरिया की जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा. देन यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंगली. चलो अब इतने सवाल आप लिखिए बड़े प्यार से, हम आते हैं कचौरी खा के. चलिए बच्चों, लास्ट 2 क्वेश्चंस. सवाल कुछ ऐसा है कि a meter stick is balanced on a knife edge which is knife edge at its center. So we have a मीटर स्टिक मतलब 1 मीटर लंबा एक स्टिक है. इसको हमने एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर बैलेंस करके रखा है. टोटल लेंथ है इसका 1 मीटर, राइट. और हमने इसको एग्जैक्टली सेंटर पे मतलब 0.5 मीटर के ऊपर नाइफ एज रख के बैलेंस किया हुआ है. अब क्या है, ध्यान से देखो. नाउ व्हेन 2 coins each of mass 5 gram are put on the top of other at the 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? ये आपको सवाल है. तो जब आपने कॉइन नहीं रखा है तो एग्जैक्टली सेंटर में ये बैलेंस हो रहा है. मतलब ये रॉड यूनिफॉर्म है, इसका खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, एग्जैक्टली बीच में है. इसीलिए इसको हम एग्जैक्टली बीच में बैलेंस कर पा रहे हैं. बट अब हमने क्या करा, हमने 2 कॉइन रख दिए. एक का कॉइन का मास है आपका 5 ग्राम, ऐसे 2 कॉइन है मतलब 10 ग्राम हमने रख दिया 12 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर. मतलब यहाँ पे अगर हमने कॉइन रख दिया 12 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर, तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली अभी अगर आप यहाँ पे कॉइन रखोगे तो इस तरफ ये झुक जाएगा, तो हमें ये पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी इसकी. तो अब इसका बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पे आ गया, बैलेंसिंग पॉइंट आ गया 45 सेंटीमीटर के ऊपर. तो इस डेटा से अपने को बताना है व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉइन रख दिए 2. एक कॉइन का मास है 5 ग्राम, तो 2 कॉइन का मास हो जाएगा 10 ग्राम. तो ये आपका वेट हो जाएगा 10 ग्राम. कैसे लिखेगा इसको, 10g तो नहीं लिख सकते. 10 ग्राम मतलब 10 पावर -2 इंटू जी. जी इज ग्रेविटी, mg. एक कॉइन का वेट 5 ग्राम है, 2 कॉइन का वेट 10 ग्राम. 10 ग्राम मतलब 10 पावर -2 kg, और उसका वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी. तो इतना वेट कहाँ लग रहा है, 12 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर लग रहा है. कहाँ पर, 12 सेंटीमीटर पे. अब ये रॉड का जो भी मास होगा वो एग्जैक्टली कहाँ एक्ट करेगा, उसके सेंटर के ऊपर. लेट्स से इसका मास है m, तो सेंटर के ऊपर क्या लगेगा, m इंटू जी. कहाँ पर, एग्जैक्टली सेंटर पे. सेंटर मतलब 50 के ऊपर. दिस इज 50. और अब हमारा बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पे आ चुका है, बैलेंसिंग पॉइंट आ चुका है 45 के ऊपर. तो ये 50 है, बैलेंसिंग पॉइंट 45 मतलब अभी यहाँ पर हमने इसको बैलेंस करके रखा है. कहाँ पर, 45 के ऊपर. कहाँ पर बैलेंस करा है इसको अब मैंने, 45 के ऊपर. हमें बताना है ये मास कितना है. देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बैलेंस हुआ है मतलब इस तरफ जितना टॉर्क है उतना ही टॉर्क इस तरफ भी है, तभी जाके क्या होने वाला है, बैलेंस होने वाला है. टॉर्क क्या होता है, सिंपली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो वी कैन सिंपली राइट. फिगर क्लियर हो गया सबको. कॉइन रखा है 12 के ऊपर, टोटल वेट एक्ट करेगा उसका mg उसके सेंटर के ऊपर 50 के ऊपर, एंड बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पर है, 45 के ऊपर है. तो हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल equilibrium we can simply write the torque about the knife edge. Torque about the knife edge is equal to 0. चलो क्या टॉर्क लगेगा, ध्यान यहाँ पे. तो ये टॉर्क जो है आपका नाइफ एज यहाँ पर है, तो ये किस तरफ घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉक. और ये mg किस तरफ घुमाएगा, क्लॉकवाइज. तो इसका टॉर्क क्या होगा, इसका टॉर्क होगा 10 पावर -2g. टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस वेट. कितना होगा ये डिस्टेंस, बताइए, बोलिए. तो ये कितना है, 45 है. ये कितना है, 12 है. 45 माइनस 12 कितना बचेगा, ये 33. समझे कि नहीं. ये बैलेंसिंग कहाँ पर है, 45. ये कॉइन कहाँ पर है, 12 पे. तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा. चलो फाइन. ओके, ये वेट कहाँ लग रहा है, सेंटर पे मतलब 50 पे. ये वेट कहाँ लग रहा है, 50 पे. नाइफ एज कहाँ पे रखा है आपने, नाइफ एज आपने रखा हुआ है 45 के ऊपर, ये 50 पे है.
ये 45 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें डायमेंशन में? परफेक्ट, चलो। सो ये हो जाएगा आपका, इसका टॉर्क होगा 10⁻⁻2g इंटू कितना डिस्टेंस है इसका 33, दैट शुड बी इक्वल टू इसका वेट कितना mg और उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 5, जी कर दो कैंसिल, तो जो वेट होगा दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻2 इंटू 33 डिवाइड बाई 5, कितना हो जाएगा 33/5, 6.6, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻2 kg, अगर इसको ग्राम में लिखे तो 66 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था। बुलाया समझ में? ठीक है, तो दिस इज द सिंपल सा टॉर्क था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम करना था आपको और कुछ था नहीं इसके अंदर। दिस इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक। सिंपली दो तरफ के टॉर्क बैलेंस करने, बट फिगर में कोई डायमेंशन में गड़बड़ ना हो जाए उसका ध्यान रखना आपको। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट वन। एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल has a mass 5.3 into 10⁻⁻26 kg and moment of inertia 1.94 into 10⁻⁻46 kg meter square about an axis through its center perpendicular to the line joining the two atoms। तो अपने को पता है ऑक्सीजन होता है O2, तो ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों को जोड़ने वाली लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर ये रोटेशन हो रहा है इस तरह से, तो इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको दे दिया गया है। कितना दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1.94 इंटू 10⁻⁻46 kg इंटू मीटर स्क्वायर। आपको मास किसका दिया है, मॉलिक्यूल का दिया है। मॉलिक्यूल मतलब दोनों को मिला के मास क्या है 5.3, तो एक का मास क्या हो जाएगा 2.65, तो एक का मास हो जाएगा, इसका अकेले का मास होगा 2.65 इंटू 10⁻⁻26 kg और इसका भी हो जाएगा मास 2.65 इंटू 10⁻⁻26 kg, क्योंकि मॉलिक्यूल मतलब दोनों का मिला के आपको मास दिया है, तो एक एटम का डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, दोनों के बीच का आपको एक्सिस के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया। फाइन क्या करना है वो देखते हैं, चलिए। सपोज द मेन स्पीड ऑफ सच मॉलिक्यूल इन अ गैस is 500 meter per second and that its kinetic energy of rotation is 2/3 of its kinetic energy of translation, and find the average angular velocity of the molecule। अब आपको ध्यान से सुनना है, क्या बोला है कि जो मेन स्पीड है, किसका मेन स्पीड, मॉलिक्यूल का। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक जगह पे तो होगा नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो घूमता रहेगा बिकॉज गैस पार्टिकल है वो, तो अगर वो घूमता रहेगा तो उसके पास ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी और वो ट्रांसलेटरी जो वेलोसिटी है उसके पास वो कितना है 500 मीटर पर सेकंड। तो पूरा ये मॉलिक्यूल जो है वो घूमेगा इधर से उधर बिकॉज गैस का मॉलिक्यूल है, तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो आपको दे दी है 500 मीटर पर सेकंड, राइट। और ये कहा है आपको कि रोटेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है ये है 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी। हमें क्या हिंट दिया, हमें हिंट दिया है यहाँ पे कि के जो रोटेशनल है दैट इज 2/3 ऑफ द के ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये हो क्या रहा है, दो एटम जो है, दो ऑक्सीजन के जो एटम्स है मॉलिक्यूल के अंदर, वो एक दूसरे के आजू बाजू घूम रहे हैं और ये पूरा घूमते घूमते इधर उधर कहीं पे भी घूम रहा है, जा रहा है ऐसे ऐसे हवा में, राइट। तो ऐसे ऐसे जा रहा है हवा में मतलब उसके पास ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी और घूमते घूमते जा रहा है मतलब उसके पास रोटेशनल एनर्जी भी होगी। तो ये हो गया एक टाइप ऑफ रोलिंग मोशन, जहां पे ऑब्जेक्ट घूमते घूमते आगे जाता है, तो सेम ऐसा ही हो गया ये। चलो अपने को पता है बच्चों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, 2 करते हैं कट। चलो आई कितना हो जाएगा, क्योंकि दो मास अलग अलग है, आपको आई तो दे दिया है ना, तो क्यों दिमाग लगाना है। आई आपको दे दिया 1.94 इंटू 10⁻⁻46, ओमेगा हमको फाइंड करना है। चलो पूरे मॉलिक्यूल का मास दिया है, पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना दिया है 5.3 इंटू 10⁻⁻26 और स्पीड आपको दे दिया गया 500। क्या करेंगे स्क्वायर, तो घर पे जाके आराम से बैठ के इसको सिंप्लीफाई करना, आपको ये मीन रोटेशनल स्पीड मिल जाएगा इन विच यूनिट, रेडियन पर सेकंड। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज होता है खत्म, फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर होता है यहाँ पे। अगला चैप्टर आने वाला है ग्रेविटेशन,
भी ऐसा तो लेंथी चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज बहुत भारी है, बट ठीक है, हो जाएगा।